वेलकम टू क्लास एंड टेस्ट। तो हम लोग इस चैप्टर में ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स में अब देखने जा रहे हैं क्या, पाथवे ऑफ वाटर मूवमेंट। वाटर मूवमेंट का पाथवे कौन सा पाथ है, कौन से रास्ते हैं जिससे कि वाटर मूव करते हैं। तो दो रास्ते हैं वाटर के मूवमेंट के, प्लांट्स में दो रास्ते हैं। एक तो रास्ता है जो कि उसके सेल वॉल के थ्रू होके गुजरता है, या जो सेल वॉल जो ग्रीन है ना, इसके थ्रू होके गुजरता है। और सेल वॉल जो होता है वो हम लोग जानते हैं क्या होता है, नॉन लिविंग होता है। सेल वॉल जो होता है वो क्या होता है, नॉन लिविंग होता है। और नॉन लिविंग सेल वॉल के थ्रू जो होकर गुजरता है उसे हम लोग कहते हैं एपोप्लास्टिक पाथवे। प्लास्टिक समझ रहे हो ना, प्लास्टिक क्या होता है, प्लास्टिक जो होता है वो नॉन लिविंग होता है, तो वहीं से नाम दे दिया गया एपोप्लास्टिक पाथवे। एपोप्लास्टिक पाथवे कहाँ से गुजरेगा, नॉन लिविंग पार्ट से। और नॉन लिविंग पार्ट किसी सेल में कौन होता है, सेल वॉल। ओके। और दूसरा जो होता है, जो लिविंग पार्ट होता है वो होता है साइटोप्लाज्म। दूसरा जो घूमता है वो आपका मूव करता है साइटोप्लाज्म के थ्रू। ओके। तो उसे हम लोग कहते हैं सिम्प्लास्टिक पाथवे। ओके, उसे क्या कहते हैं, सिम। सिम लग गया ना तो बात होने लगेगा। और जब बात होने लगा, प्लास्टिक में सिम लगा तो बात होने लगा, तो बात होने लगा तो वो क्या हो गया, लिविंग हो गया। यानी लिविंग पार्ट से साइटोप्लाज्म के थ्रू यदि आपका ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो उसे हम लोग कहते हैं सिम्प्लास्टिक पाथवे। तो वाटर जो मूव कर रहे हैं वो दो पाथवे से, है ना, फ्रॉम एपिडर्मिस टू एंडोडर्मिस। और वो पाथवे क्या होता है, एपिडर्मिस से एंडोडर्मिस, ठीक है ना, ऑफ द रूट। रूट के एपिडर्मिस से एंडोडर्मिस तक जो उसका पाथ है, वो जो मूव होता है वो दो तरीके से। फर्स्ट हो गया एपोप्लास्ट पाथवे और सेकंड हो गया सिम्प्लास्ट पाथवे। अभी जो सिम्प्लास्ट पाथवे है ना, ये भी दो भाग में इसे डिवाइड कर दिया गया। एक हो गया नॉन वैक्यूलर सिम्प्लास्ट पाथवे, यानी साइटोप्लाज्म के थ्रू तो मूव करेगा, है ना, साइटोप्लाज्म के थ्रू मूव करेगा, लेकिन वैक्यूल्स जो ये है, इस वैक्यूल्स में वो नहीं जाता है, वैक्यूल्स के चक्रव्यूह में नहीं जाता है। तो वैसे पाथवे को कहते हैं नॉन वैक्यूलर सिम्प्लास्ट पाथवे। और दूसरा जो है वो वैक्यूलर सिम्प्लास्ट पाथवे, यह वह हो गया जिसमें वैक्यूल्स के चक्रव्यूह में जाकर फंस गया, और वैक्यूल्स के चक्रव्यूह में फंस गया और वैक्यूल्स से भी उसे होकर के गुजरना पड़ता है। तो दैट इज द वैक्यूलर सिम्प्लास्ट पाथवे। तो ये हैं जो पाथवे होते हैं। अब जो पाथवे होता है एपोप्लास्ट पाथवे, या तो सेल वॉल के थ्रू होता है। तो सेल वॉल में कहीं कहीं क्या होते हैं ना, कैस्पेरियन स्ट्रिप पाए जाते हैं। तो ये कैस्पेरियन स्ट्रिप क्या है, एक तरह का ये चेक पोस्ट है। ये ऐसा चेक पोस्ट है ना जैसे इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर वाला चेक पोस्ट है, जहां से ये आगे पाथ घुसने ही नहीं देगा, आगे इसे बढ़ने ही नहीं देता है ना, यानी वाटर के मूवमेंट को ये ब्लॉक कर दिया। तो दैट इज द कैस्पेरियन स्ट्रिप, यानी ये दीवार है ना। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले एपोप्लास्ट पाथवे। इन दिस पाथवे वाटर पासेज फ्रॉम रूट हेयर्स टू जाइलम। वाटर कहां से कहां जाएगा, रूट हेयर से जाइलम, थ्रू सेल वॉल ओनली। किसके थ्रू से जाएगा, तो बता दो मेरे को, सेल वॉल, है ना, केवल सेल वॉल के थ्रू यदि पाथ, यदि वाटर का मूवमेंट हो, है ना, कहां से कहां, रूट हेयर से जाइलम, थ्रू सेल वॉल ओनली। तो विदाउट क्रॉसिंग एनी मेम्ब्रेन्स, किसी भी मेम्ब्रेन्स में क्रॉस नहीं करेगा, कोई भी सेल मेम्ब्रेन में नहीं जाएगा। तो वैसे पाथवे को हम लोग कहते हैं एपोप्लास्ट पाथवे। द एपोप्लास्ट इन्वॉल्व्स ए कंटिन्यूअस सिस्टम ऑफ सेल वॉल्स एंड इंट्रासेलुलर एयर स्पेस इन प्लांट टिश्यूज। इसमें दो चीज पाथ काम करता है, एक तो सेल वॉल्स और दूसरा इंटरसेलुलर एयर स्पेसेज। एक सेल और दूसरे सेल के बीच में जो एयर स्पेस है वो भी अगर पार्टिसिपेट कर सकता है इन प्लांट टिश्यूज, दैट इज द नॉन लिविंग पार्ट ऑफ सेल। यानी कहने का अर्थ है कि नॉन लिविंग पार्ट ऑफ प्लांट सेल आपको इसमें पार्ट भाग लेता है इसमें। द काइंड ऑफ वाटर मूवमेंट अकर्स थ्रू मास फ्लो अलोंग द सेल वॉल। और यह मास फ्लो यहाँ से होता है सेल वॉल का, सेल वॉल के थ्रू मास में फ्लो होता है, यानी अच्छा खासा वाटर का फ्लो होता है। सेकंड है जो हमारा है वह सिम्प्लास्ट पाथवे। इन दिस पाथवे वाटर इंटर्स द आउटर मोस्ट रूट सेल। वाटर जो है प्लांट्स में घुसेगा कहां से, रूट सेल से,
थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, किसके थ्रू, रूट सेल से जाएगा थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, नॉट सेल वॉल, नॉन लिविंग नहीं, यहाँ लिविंग, लिविंग सेल्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू, एंड देन ट्रेवल्स फ्रॉम वन सेल टू अनदर, और फिर एक सेल से दूसरे सेल, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, इस तरह से ये कंटिन्यू पाथवे, कैसे, बाई क्रॉसिंग मेम्ब्रेन्स, क्रॉसिंग मेम्ब्रेन्स, एक मेम्ब्रेन से दूसरे मेम्ब्रेन में, दूसरे मेम्ब्रेन से तीसरे मेम्ब्रेन में, तीसरे से चौथे मेम्ब्रेन में घूमते जाएगा, और यह प्रवेश करता 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 आपको एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, ये कंटिन्यू चलता रहेगा। दैट इज द सिम्प्लास्ट पाथवे। और ये दो प्रकार के होते हैं, सिम्प्लास्ट पाथवे जो है ना वो दो प्रकार के होते हैं। वन है आपका नॉन वैक्यूलर सिम्प्लास्ट पाथवे, और सेकंड है जो वो है वैक्यूलर सिम्प्लास्ट पाथवे। नॉन वैक्यूलर सिम्प्लास्ट पाथवे जो है, इन दिस पाथवे वाटर मूव्स फ्रॉम वन सेल टू अनदर पासिंग थ्रू द प्लाज्मोडेस्माटा ऑफ सेल, ये पास करेगा एक सेल से दूसरे सेल, किसके थ्रू, प्लाज्मोडेस्माटा ऑफ सेल्स, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ सेल्स, है ना। हेयर वाटर डोंट इंटर द वैक्यूल्स, यहाँ वाटर जो है वो वैक्यूल्स में इंटर नहीं करता है, दैट इज द नॉन वैक्यूलर सिम्प्लास्ट पाथवे। लेकिन वैक्यूलर सिम्प्लास्ट पाथवे में प्रोसेस वही है, लेकिन वाटर जो है वो इंटर करेगा मेम्ब्रेन्स ऑफ वैक्यूल्स में, जिसको कि हम लोग कहते हैं टोनोप्लास्ट, मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल्स को क्या कहते हैं, टोनोप्लास्ट कहते हैं, वहां इंटर कर जाता है, एंड दैट इज द वैक्यूलर सिम्प्लास्ट पाथवे। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा है कैस्पेरियन स्ट्रिप, यानी क्या हो गई, दीवार। ये कैस्पेरियन स्ट्रिप पाया कहाँ जाता है, ऑन सेल वॉल, ये मैंने बता दिया है, सेल वॉल पर वाटर के ट्रांसपोर्ट को रोकेगा। एट द इंडोडर्मिस, एपिडर्मिस से एंडोडर्मिस से पहुंचा, वाटर मूवमेंट थ्रू द एपोप्लास्ट पाथवे इज इंटरप्टेड बाय द कैस्पेरियन स्ट्रिप, और यहाँ वाटर को कैस्पेरियन स्ट्रिप रोक देता है, कहता अब तुमको हम जाए नहीं देंगे, ये मेरा दीवार है, इस दीवार से आगे तुम नहीं जा सकता है। कैस्पेरियन स्ट्रिप इज ए बैंड ऑफ रेडिकल सेल वॉल्स, ये बैंड है किसका, रेडिकल सेल वॉल्स का, इन द इंडोडर्मिस, पाया कहाँ जाता है, इंडोडर्मिस में। कैस्पेरियन सेल इज ए, कैस्पेरियन स्ट्रिप इज ए बैंड ऑफ रेडिकल सेल वॉल्स इन द एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस में पाया जाने वाला बैंड है किसका, रेडिकल सेल वॉल्स का। इट इज इम्प्रीगेंटेड विद द वॉक्स लाइक हाइड्रोफोबिक सब्सटेंस, ये क्या है कि जो इंडोडर्मिस पर जो रेडिकल सेल वॉल्स रहता है बैंड, यह आपका एक हाइड्रोफोबिक सब्सटेंस है। हाइड्रोफोबिक मतलब क्या, वाटर का दुश्मन, वाटर हेटर, वाटर का दुश्मन को कहते हैं क्या, हाइड्रोफोबिक सब्सटेंस, और वो कौन सा है, सुबेरीन, और यही सुबेरीन का जो है ना जो लेयर आपको चढ़ा रहता है रेडिकल सेल वॉल पर, सुबेरीन एक्ट्स एज ए बैरियर टू वाटर, और सुबेरीन जो है बैरियर टू वाटर काम करता है, एंड सॉल्यूट मूवमेंट, वाटर और सॉल्यूट मूवमेंट को आगे बढ़ने नहीं देता है। तो कैस्परीन स्ट्रिप ब्रेक्स द कंटिन्यूटी ऑफ द एपोप्लास्ट पाथवे, तो ये जो कैस्परीन जो है ना स्ट्रिप, ये एपोप्लास्ट पाथवे को रोक देता है। ओके, और ये कहाँ पाया जाता है कैस्परीन स्ट्रिप, ये पाया जाता है एंडोडर्मिस में, है ना, और किसका बना होता है, बैंड ऑफ रेडिकल सेल वॉल्स का। मैकेनिज्म ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन, अब हम लोग स्टडी करेंगे क्या, मैकेनिज्म ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन। वाटर एब्जॉर्प्शन का जो मैकेनिज्म है वो दो तरह से है। प्लांट जो है, प्लांट में रूट रहते हैं, प्लांट ये हो गया, अब यहाँ लीव्स रहेंगे, है ना, प्लांट में क्या रहेंगे, लीफ रहेंगे। अब वाटर जो आपका ट्रांस एब्जॉर्प्शन जो होता है, इसका मैकेनिज्म जो है, दो मैकेनिज्म काम करता है, एक होता है एक्टिव एब्जॉर्प्शन और दूसरा होता है पैसिव एब्जॉर्प्शन। एक्टिव एब्जॉर्प्शन जो है वो रूट में पैदा होता है, रूट से नीचे से ऊपर की तरफ, एक्टिव एब्जॉर्प्शन नीचे से ऊपर की तरफ ही जाता है, लेकिन ये रूट से पैदा होकर के शुरू होता है, और यहाँ एक्टिव है तो नो एनर्जी रिक्वायर्ड, यानी नो एटीपी रिक्वायर्ड। और यह एक्टिव एब्जॉर्प्शन में ऑस्मोसिस प्रोसेस होता है, लेकिन बिना ऑस्मोसिस का भी होता है, तो दो तरह से होते हैं, एक होते हैं ऑस्मोटिक एब्जॉर्प्शन जो मोस्टली होंगे, और दूसरा होते हैं नॉन ऑस्मोटिक एब्जॉर्प्शन। पैसिव एब्जॉर्प्शन जो है, वाटर के बाहर आपको
वाटर बाहर बाष्पोत्सर्जित हुआ, है ना, ट्रांसपीरेशन हुआ, जिसके चलते यहाँ पर प्रेशर पैदा होता है और रूट से आपको वाटर का ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू होता है। ओके, तो यहाँ पर एटीपी रिक्वायर्ड हो जाता है, तो दैट इज द पैसिव एब्जॉर्प्शन। अब ये दोनों तरह का जो एब्जॉर्प्शन है इसको हम लोग देखते हैं। एक्टिव एब्जॉर्प्शन, इन दिस टाइप ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर रूट सेल्स प्ले एक्टिव रोल। यहाँ एक्टिव रोल कौन अदा करेगा, कौन करेगा, रूट सेल्स। वेरी गुड, इट इज द फोर्स प्रेजेंट इन द रूट, रूट में फोर्स प्रेजेंट होता है विच हेल्प्स इन वाटर एब्जॉर्प्शन, जो कि वाटर एब्जॉर्प्शन में मदद करता है। और जो रूट में जो प्रेशर एब्जॉर्ब पैदा होता है, तो जो वाटर का आपका ट्रांसपोर्टेशन होता है तो वो दो तरह से होते हैं, ये मालूम है आपको, एक है एपोप्लास्टिक पाथवे और दूसरा है सिम्प्लास्टिक पाथवे, ये मैंने बताया ही था। तो एक्टिव एब्जॉर्प्शन जो हो गए, अब यहाँ पर रूट में प्रेशर पैदा होंगे, कौन से पाथवे यूज करेगा वो तो अलग चीज हो गया, क्लियर, वो आप समझ चुके हो। ये हम लोग देख रहे हैं एटीपी का जरूरत है कि नहीं है। तो एटीपी इज रिक्वायर्ड इन दिस टाइप ऑफ एब्जॉर्प्शन। एक्टिव एब्जॉर्प्शन में, सॉरी मैंने यहाँ बताया था नो एटीपी, ये गलत बताया। एटीपी यहाँ रिक्वायर्ड होता है, एटीपी रिक्वायर्ड, और यहाँ एटीपी नॉट रिक्वायर्ड, यहाँ एटीपी नहीं रिक्वायर्ड होता है। ओके, क्लियर है। पैसिव एब्जॉर्प्शन में ट्रांसपीरेशन के थ्रू हुआ तो नो एटीपी रिक्वायर्ड, और यहाँ एटीपी रिक्वायर्ड होते हैं एक्टिव एब्जॉर्प्शन में। तो एटीपी इज रिक्वायर्ड इन दिस टाइप ऑफ एब्जॉर्प्शन, इस एब्जॉर्प्शन में एटीपी का रिक्वायर्ड होता है। ए से एक्टिव और ए से एक्टिव, अब आप नहीं बुलाओगे, मैंने एक कंफ्यूजन डाला उसके बाद एक्सप्लेन किया, अब आप बुलाओगे ही नहीं क्योंकि आपको पता हो गया कि सर को तो कुछ आता ही नहीं है, तो अब आपको याद रहेगा। एक्टिव में एटीपी क्या है, रिक्वायर्ड होते हैं, और इट में बी ऑफ फॉलोइंग टू टाइप्स, और दो प्रकार के ये होते हैं, ऑस्मोटिक एब्जॉर्प्शन और नॉन एस्मोटिक एब्जॉर्प्शन। बच्चों एग्जाम में ये एक्टिव और पैसिव में एटीपी रिक्वायर्ड नॉट रिक्वायर्ड यहाँ कंफ्यूजन करते हैं, अब नहीं करेंगे। ओके, ए से एक्टिव और ए से एटीपी। अब ये जो ऑस्मोटिक एब्जॉर्प्शन जो होता है ना, ये कैसे होता है, ये सॉइल पार्टिकल्स में यहाँ पर वाटर है और यहाँ रूट हेयर है ना, और यहीं पर रूट हेयर है। अब क्या होगा कि रूट हेयर के सेल सेप में, रूट हेयर के सेल सेप में ऑस्मोटिक प्रेशर होंगे, और यह ऑस्मोटिक प्रेशर जो होगा यहाँ पर जो वाटर मौजूद है सॉइल वाटर उससे ज्यादा होगा, है ना। तो आप टग ऑफ वार में देखे होंगे कि बीच में कोई सामान बंधा हुआ है और ये रस्सी है, और एक व्यक्ति इधर खींच रहा है, दूसरा व्यक्ति इधर खींच रहा है, तो जिधर ताकत ज्यादा होगा उधर चला जाएगा, कम ताकत से ज्यादा ताकत वाले की तरफ। तो ऑस्मोटिक प्रेशर जो है ना रूट हेयर के सेल सेप में ज्यादा होता है अराउंड द इट्स सराउंडिंग वाटर, जो सॉइल में जो वाटर है मौजूद है उससे। तो वाटर का मूवमेंट क्या होगा, सॉइल वाटर से इस रूट हेयर में इंटर करना शुरू कर देगा, यानी कि वाटर मूव करना शुरू करेगा। क्लियर है। तो जब ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा, क्लियर है, ऑस्मोटिक प्रेशर जब ज्यादा होगा सेल सेप का और रूट हेयर्स का, तो डीपीडी और सक्शन प्रेशर को भी यदि देखिएगा तो वो भी आपका रूट हेयर्स का ज्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा तो डीपीडी ज्यादा, सक्शन प्रेशर भी ज्यादा, सब ज्यादा। एक पहलवान तो घर के सब आदमी पहलवान, है ना, एक कमजोर तो घर का सब कमजोर। तो डीपीडी और सक्शन प्रेशर भी आपका सॉइल वाटर का कमजोर रहता है और रूट हेयर का ज्यादा रहता है। तो सॉइल वाटर से रूट हेयर में वाटर का अंदर प्रवेश हो जाता है, और यहाँ पर होता है ऑस्मोटिक डिफ्यूजन, ऑस्मोटिक डिफ्यूजन होता है, और वाटर इंटर्स इनटू द रूट हेयर सेल थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और वाटर इंटर्स कर जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू इंटर हुआ तो उसे हम लोग कहेंगे सिम्प्लास्टिक पाथवे, है ना। और एपोप्लास्टिक पाथवे यदि आपका सेल वॉल के थ्रू चल रहा है तो, ठीक है। अब इसी प्रकार से अब एक सेल से दूसरा सेल,
अब क्या होगा कि इस सेल का ज़्यादा होगा इससे, फिर क्या होगा कि यहाँ पर सेल है, फिर यहाँ सेल है। अब हर एक सेल का क्या रहता है, ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा रहता है, तो ये मूवमेंट आगे की तरफ फॉरवर्ड होते रहता है। इस तरह से ये वाटर मूवमेंट चलते रहता है। तो सेम वे में ऑस्मोटिक प्रेशर, सक्शन प्रेशर एंड डीपीडी ऑफ कॉर्टिकल सेल्स। अब रूट हेयर के बाद कॉर्टिकल सेल्स जो हैं, ये कॉर्टिकल सेल्स है, इसका ज़्यादा होता है रूट हेयर से ऑस्मोटिक प्रेशर। तो इसका कॉर्टिकल सेल्स का क्या क्या चीज़ ज़्यादा रहेगा, तो डीपीडी भी ज़्यादा होगा, सक्शन प्रेशर भी ज़्यादा होगा। तो वाटर का मूवमेंट आपको जिधर ज़्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर है, जिधर ज़्यादा डीपीडी है, जिधर ज़्यादा सक्शन प्रेशर है, उधर की तरफ होने लगेगा और ऑस्मोटिक डिफ्यूजन ऑकर्स और वाटर्स इनटू द कॉर्टिकल सेल्स। और इस प्रकार से सॉइल पार्टिकल से आपको वाटर गया रूट हेयर में, फिर रूट हेयर से वाटर चला जाएगा कहाँ, कॉर्टिकल सेल्स में चला जाता है। अब ये जो ऑस्मोटिक ऑब्जॉर्प्शन है, therefore water enters into the cortical cell by osmotic diffusion. In this way the water is transported from cell to cell, और इस तरह से एक सेल से दूसरे सेल में ड्यू टू हायर ऑस्मोटिक प्रेशर ट्रांसफर होते रहता है भाया ऑस्मोटिक डिफ्यूजन, ऑस्मोटिक डिफ्यूजन के थ्रू, एंड ग्रेजुअली रीचेज द इनर मोस्ट कॉर्टिकल सेल्स, और इनर मोस्ट कॉर्टिकल सेल्स तक इस तरह से पहुंचता है और फिर वहां से पहुंच जाता है कहाँ, इंडोडर्मिस में। इन द लास्ट स्टेप वाटर इज ड्रॉन इनटू जाइलम, और लास्ट स्टेप में अब इस वाटर को जाइलम में पहुंचा दिया गया। जाइलम क्या हो गया, लंबी लंबी पाइप की नलिकाएं। अब वहां तक पहुंचाने का जो ये प्रोसेस था, ये ऑस्मोटिक एब्जॉर्प्शन कर दिया। लो भैया जाइलम पकड़ो, ट्रक में माल लोड हो गया। यानी ट्रक कौन है, आपका जाइलम। अब इस ट्रक में पहुंचा दिया गया फ्रॉम टर्जिड पेरिसाइकिल सेल्स, फ्रॉम टर्जिड पेरिसाइकिल सेल से जाइलम में पहुंच जाता है, और वहां से फिर जाइलम जो है कि वाटर को ट्रांसपोर्टेशन शुरू करता है। सेकंड जो ऑब्जॉर्प्शन है वो होता है नॉन ऑस्मोटिक एब्जॉर्प्शन। ऑस्मोटिक एब्जॉर्प्शन का तो प्रोसेस देखा, लेकिन समटाइम्स एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर टेक प्लेस इवन व्हेन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉइल वाटर इज हायर देन दैट ऑफ सॉइल सेल्स। कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि सॉइल वाटर का ही ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा है, ठीक है ना, इसका ज़्यादा है रूट हेयर से, फिर भी एब्जॉर्प्शन हो जाता है रूट हेयर में। कैसे हो जाता है, तो मैंने आपको बताया था ना कि एब्जॉर्प्शन जो होता है तो वहां पर आपको सिम्प्लास्ट पाथवे, एपोप्लास्ट पाथवे, ये सब देखे थे, कैस्पेरियन स्ट्रिप, मैकेनिज्म ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन। तो यहाँ पर क्या होते हैं, रूट हेयर में वाटर एब्जॉर्प्शन हो जाते हैं कि क्योंकि लीव्स जो है, पत्तियां जो हैं, वो वाटर ट्रांसपिरेशन करते हैं, और इस पाथवे से, इस फोर्स से, ड्यू टू पैसिव एब्जॉर्प्शन, है ना, पैसिव एब्जॉर्प्शन, जहाँ की एटीपी का यूज होता है। पैसिव में पी है, एटीपी लास्ट वाला, तो पैसिव एब्जॉर्प्शन हो गया, और इस पैसिव एब्जॉर्प्शन से सॉइल वाटर से रूट एयर में चला जाता है। जबकि सॉइल वाटर का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, लो है, लो ऑस्मोटिक प्रेशर है देन रूट एयर। तो ऐसे एब्जॉर्प्शन को कहते हैं नॉन ऑस्मोटिक एब्जॉर्प्शन। दिस टाइप ऑफ एब्जॉर्प्शन इज अगेंस्ट द ऑस्मोटिक ग्रेडियंट, यह ऑस्मोटिक ग्रेडियंट के अगेंस्ट में होता है नॉन ऑस्मोटिक एब्जॉर्प्शन। ओके, अब नेक्स्ट जो एब्जॉर्प्शन है वो है हमारा पैसिव एब्जॉर्प्शन। एक्टिव एब्जॉर्प्शन तो आपने देखा, अब देखते हैं हम लोग पैसिव एब्जॉर्प्शन। तो ये जो एब्जॉर्प्शन वो पैदा कैसे हुआ, फोर्स कहां से आया, ड्यू टू पैसिव, लेकिन चल रहा है कौन सा एब्जॉर्प्शन, नॉन ऑस्मोटिक एब्जॉर्प्शन। प्रेशर ये काम कर रहा है। तो बहुत सारे तालमेल से काम होते हैं हमारे बॉडी में, उसी तरह से प्लांट में भी। इन एक्टिवली ट्रांसपेयरिंग प्लांट्स, जो एक्टिवली ट्रांसपेयरिंग प्लांट्स हैं, उसमें क्या होता है कि मेजोफिल सेल्स होते हैं। आपके ये जो लीफ है, इस लीफ में मेजोफिल सेल्स होते हैं। वो क्या करते हैं कि वाटर को लूज करते हैं ड्यू टू ट्रांसपीरेशन। वाष्पोत्सर्जन हिंदी में कहते हैं ना, ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन के चलते वाटर को बाहर लूज करते हैं, डे टाइम में बहुत ज़्यादा होता है, जिसके चलते क्या होता है कि मेजोफिल सेल्स का टर्जर प्रेशर डिक्रीज कर जाता है।
अब टीपी गया डिक्रीज, काहे कि वाटर गया लूज हो, लेकिन डीपीडी जो है इंक्रीज कर जाता है और डीपीडी गया इंक्रीज हो गया। तो इससे क्या हो गया कि बगल वाले सेल से डीपीडी यहाँ बढ़ गया तो बगल वाले सेल से ये वाटर ऊपर की तरफ खिंचाना शुरू हो गया। ओके ना, फिर डीपीडी यहाँ ज़्यादा हो जाता है तो ऊपर की तरफ जाना शुरू हो जाता है। डीपीडी ज़्यादा हो गया तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी ज़्यादा है। उसी प्रकार से नाइबोरिंग सेल्स का भी टर्जर प्रेशर डिक्रीज करता है, डीपीडी इंक्रीज करता है और इस प्रकार से आपका एब्जॉर्प्शन चालू रहता है। और वाटर अप फ्रॉम नाइबोरिंग सेल्स, वाटर जो है नाइबोरिंग सेल्स से ऊपर चला जाता है और फिर अगर नाइबोरिंग सेल्स का टीपी डिक्रीज हुआ, डीपीडी इंक्रीज किया तो फिर नीचे वाले सेल्स से डीपीडी ज़्यादा है ऊपर वाले का तो फिर वाटर ऊपर की तरफ मूव करता है, वाटर अप फ्रॉम नाइबोरिंग सेल्स। और इस प्रोसेस से क्या होता है कि वाटर जो है ऊपर की तरफ जाने लगते हैं, यानी कि ये जो एब्जॉर्प्शन है ये ऊपर से पैदा हुआ और नीचे से खींचना शुरू हुआ। ऐसा लगा जैसे कि पिचकारी को बाल्टी में डाल करके आप पानी खींच रहे हैं, उस प्रकार से ये खींचा जाता है। तो पिचकारी वाला जो एब्जॉर्प्शन है उसको कहते हैं पैसिव एब्जॉर्प्शन। द कंटिन्यूएशन ऑफ द प्रोसेस लीड्स टू डेवलपमेंट ऑफ ए टेंशन और सक्शन प्रेशर ग्रेडियंट। The tension is transmitted to the xylem of roots through the xylem of stems and thus water rises upward in the transpiring surface. This is known as passive absorption because the water is pulled through the roots. Water को root से खींचा जाता है and root cells remain passive during the process. यहाँ root cells actively काम नहीं कर रहा है बल्कि उससे जबरदस्ती पिचकारी लगा करके खींच लिया है ना, और ये खींचने का काम शुरू हो गया कहाँ से, ट्रांसपीरेशन से। वह फोर्स पैदा हो गया कहाँ, ट्रांसपीरेशन से। जैसे ही यहाँ से प्रेशर पैदा हुआ कि डीपीडी ज़्यादा, डीपीडी ज़्यादा, डीपीडी ज़्यादा और वाटर जो है ऊपर की तरफ जाना शुरू कर देता है। फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन, वो फैक्टर्स जो वाटर एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करते हैं उसमें है if water in the soil is present below the permanent wilting percentage or beyond the filled capacity, the absorption is affected. यदि soil में water ही नहीं रहेगा तो absorption कैसे होगा, यानी कहने का अर्थ हुआ कि wilting percentage पर डिपेंड करता है, filled capacity पर डिपेंड करता है। यदि filled capacity water का कम है तो absorption affected होता ही है। सेकंड, लो टेम्परेचर इनहिबिट्स वाटर एब्जॉर्प्शन, यदि टेम्परेचर कम है तो वाष्पोत्सर्जन कम होगा, ट्रांसपीरेशन कम होगा, ट्रांसपीरेशन कम होगा तो एब्जॉर्प्शन कम होगा, यानी पैसिव एब्जॉर्प्शन लगभग कम होता है। एक्टिव एब्जॉर्प्शन जारी है लेकिन पैसिव एब्जॉर्प्शन बंद हो जाता है। तो लो टेम्परेचर से भी वाटर एब्जॉर्प्शन अफेक्टेड होता है। द एब्जॉर्प्शन इज मैक्सिमम जनरली बिटवीन 20 to 30 डिग्री सेल्सियस ऑफ सॉइल टेम्परेचर, और सॉइल टेम्परेचर यदि 20 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहता है तो उस समय एब्जॉर्प्शन जो है वाटर का वो मैक्सिमम होता है। द कंसंट्रेशन ऑफ सॉइल सॉल्यूशन इनहिबिट्स एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, और ये भी डिपेंड करता है कि सॉइल में जो सॉल्यूशन में जो कंसंट्रेशन है वो भी वाटर के एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करते हैं। और इंक्रीज्ड कंसंट्रेशन ऑफ CO2 एंड डिक्रीज डिफिशियंसी ऑफ O2 इन सॉइल रिटार्ड्स एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। जैसे हम ऑक्सीजन लवर हैं वैसे ही वाटर का एब्जॉर्प्शन भी ऑक्सीजन लवर है। यदि ऑक्सीजन की उपलब्धता सॉइल में कम रहेगी तो डिफिशियंसी रहेगी तो सॉइल से भी वाटर का एब्जॉर्प्शन घट जाएगा। अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी सॉइल में तो भी वाटर का एब्जॉर्प्शन घटता है। यानी सेम ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की तरह ही हम लोग जैसे ऑक्सीजन के लवर, कार्बन डाइऑक्साइड के हेटर, वैसे ही वाटर एब्जॉर्प्शन भी होता है। अब नेक्स्ट एक स्पेशल टाइप का एब्जॉर्प्शन है जिसे कहते हैं माइकोराइजल एब्जॉर्प्शन। माइकोराइजल एब्जॉर्प्शन में होता क्या है कि बहुत सारे ये जो यंग रूट सेल्स होते हैं ना, यंग रूट हेयर्स होते हैं, उसके चारों तरफ फंगल आ जाते हैं, फंगल आ जाएंगे चारों तरफ, ठीक है ना। ये व्हाइट व्हाइट देख रहे हो ना, ये फंगल है, फंगल आ गया तो इससे भी एब्जॉर्प्शन होता है। या क्या होता है कि एरिया जो है ना ये ब्रॉड हो गया है ना, अब वाटर का एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा। यह भी एक स्पेशल तरह का वाटर एब्जॉर्प्शन है। इंस्टेड ऑफ यूजिंग रूट हेयर्स फॉर एब्जॉर्प्शन मेनी प्लांट्स यूज माइकोराइजा फॉर वाटर एब्जॉर्प्शन। बहुत सारे प्लांट्स जो है वो माइकोराइजा का यूज करते हैं वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए। माइकोराइजा इज ए सिम्बायोटिक
एसोसिएशन। ये कैसा एसोसिएशन है? सिम्बायोटिक, दोनों मिलजुल कर प्रेम से रहेंगे और दोनों कोई फायदे में रहेंगे, तो है ना, दैट इज सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन अ फंगस एंड ए यंग रूट सिस्टम। और ये होता है किसके किसके बीच में? फंगस और यंग रूट सिस्टम के में माइकोराइजा देखा जाता है ऑफ अ प्लांट में। फंगल हाइपे हैव ए वेरी लार्ज सरफेस एरिया। और ये जो फंगल हाइपे पैदा होता है, बनता है दोनों के संयोग से, तो इसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है, एक्सटेंडिंग इनटू सॉइल फॉर सफिशिएंट डिस्टेंस वेयर अ रूट कांट रीच। जहाँ तक रूट नहीं पहुँचता वहाँ तक यह फंगस जो है उसे पहुँचाता है और वाटर का एब्जॉर्प्शन उससे शुरू करवा देता है, यानी वाटर एब्जॉर्प्शन का एरिया ये बढ़ा देता है। अब देखिए यहाँ पर आप फंगल हाइपे है, सबके तरफ देखिए फंगस बढ़ा हुआ है ना, तो एक पतला सा रस्सी है, अब इसका एब्जॉर्प्शन का जो एरिया है जो इस रस्सी के ही चारों तरफ है, लेकिन अगर इसमें फंगस आ गया, लग गया, तो इसका एब्जॉर्प्शन क्या हो गया? का एरिया बढ़ जाता है। द माइकोराइजा एब्जॉर्ब्स बोथ मिनरल आयंस एंड वाटर फ्रॉम सॉइल। दोनों एब्जॉर्प्शन करता है मिनरल और वाटर कहाँ से? सॉइल से। कौन? माइकोराइजा। एंड प्रोवाइड दिस सबस्टांस टू रूट्स, और वो रूट्स को प्रोवाइड कर देता है। और द रूट्स इन टर्न प्रोवाइड शुगर, और रूट्स उसको देता है इसके बदले में क्या? शुगर एंड एन कंटेनिंग कंपाउंड, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड देता है किसको? माइकोराइजा को। माइकोराइजा मदद किया क्या भाई? कि लो भाई हम ला ला के ढो ढो के तुमको पानी देते हैं, सॉइल है ना, वाटर देते हैं, मिनरल आयन देते हैं, और तो इस बात से खुश होकर के सेल प्लांट का रूट जो है वह उसे शुगर देता है, चीनी देता है और नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड देता है, जिससे कि माइकोराइजा भी खुश। तो दैट इज द सिम्बायोटिक एसोसिएशन। लेन देन बराबरी का चल रहा है, प्रेम से दोनों रह रहे हैं। द माइकोराइजा एसोसिएशन इज ऑब्लिगेट इन मेनी केसेज, बहुत सारे केसेज में देखा गया है, जैसे सीड्स ऑफ पाइनस, सीड्स ऑफ पाइनस में देखा गया है, बहुत सारे ऑर्किड्स हैं वहाँ देखा गया है कि वे जन्म ही नहीं लेते हैं, कैन नॉट जर्मिनेट प्रॉपरली विदाउट द डेवलपमेंट ऑफ माइकोराइजल एसोसिएशन। बिना माइकोराइजल एसोसिएशन के वो तो जर्मिनेट तक नहीं करते हैं बहुत सारे ऑर्किड्स। तो ये याद रखेंगे कि किस कहाँ रहते हैं, सीड्स ऑफ पाइनस और मेनी ऑर्किड्स में माइकोराइजल एब्जॉर्प्शन देखा जाता है। ओके, थैंक यू। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। गुड बाय।